हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश क्लासेस। हम लोगों ने 11th क्लास के पूरे इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया है। इकोनॉमिक्स में हमारे 8 चैप्टर्स थे। कल ही हमारा लास्ट चैप्टर वाला वीडियो यूट्यूब पर लाइव हुआ। अब इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? इस क्लास में हम ये करने वाले हैं कि 11th में जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसे समराइज फॉर्म में अगर हम समझ लें तो चीजें और आसान हो जाएगी। 11th में जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना था वो चैप्टर वाइज अगर हम उससे वो चीजें निकाल लें जो उसमें मुख्यतः बताने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि आप 1991 के रिफॉर्म को लेते हो तो उसमें स्पेशली क्या हुआ? स्पेशली ये हुआ कि ओपन इकोनॉमी होगी। ओपन इकोनॉमी से मेरा मतलब है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमी को सब लोगों के लिए खोल दिया गया। ये उसका बेसिक प्रोस्पेक्ट है। अब उसके लिए क्या क्या किया गया ये उस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस समरी से आपको फायदा क्या होगा? इस समरी से आपको ये फायदा होने वाला है कि आप जब भी इस समरी को सुनोगे, जो भी ये 20 मिनट या 22 मिनट का वीडियो बनने वाला है, इसमें आपको पूरा प्रोस्पेक्ट जो 11th के इकोनॉमिक्स का है वो समझ में आ जाएगा कि हम लोग हर एक चैप्टर में मेनली क्या क्या पढ़े, उसमें से मुख्य पॉइंट्स कौन कौन से थे जो हमें याद रखने हैं, ताकि आगे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ें या हम कभी भी इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट पर बात करें तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में हो। शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इकोनॉमी की क्या क्या स्थिति थी। उसमें मुख्य पॉइंट ये था कि हमने देखा कि इकोनॉमी में जब हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले इस देश में ब्रिटिश काल में रह रहे थे, जब हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था, तब इकोनॉमी को मेनली हैंडल ब्रिटिशियर कर रहे थे और वो इंडिया को एक रॉ मटेरियल हब की तरह यूज कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने कंट्री में जाके कर रहे थे। तो ये इसके कारण से हमारा इकोनॉमी बढ़ तो रहा था, लेकिन किसके फायदे के लिए बढ़ रहा था? तो ब्रिटिशियर के फायदे के लिए बढ़ रहा था। ये हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस से पहले के जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें। अब सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि 1950 से लेकर जब हम आजाद हो गए वहां से लेकर 1990 तक हमारी क्या स्थिति थी। तो उसमें से मेन पॉइंट था हमारा कि हमने 5 ईयर प्लान एक्टिवेट किया, पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं। उसके तहत हमने एक एम सेट किया कि हमें इस 5 साल में ये चीज अचीव करनी है। उसमें कौन कौन सी चीजें थी? तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अच्छा किया और सर्विस सेक्टर पर भी ध्यान दिया। उसके अगले चैप्टर में 1991 का रिफॉर्म आता है। हमने पढ़ा कि 1991 में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए। तो उसमें से सबसे मुख्य रिफॉर्म जो था जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं वो इकोनॉमी को ओपन करना। इससे पहले बाहर के इन्वेस्टर हमारे देश में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे या हम कहीं बाहर जाके सामान नहीं बेच सकते थे। लेकिन ओपन इकोनॉमी होने के बाद यानी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन होने के बाद ये संभव हो गया कि बाहर देश के इन्वेस्टर भी यहाँ आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ के लोग भी बाहर जाके अपने सामान को खरीद या बेच सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ? बाहर के कई सारे फंड्स यहाँ आए, यहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया और इस तरह से इकोनॉमी को बूस्टअप मिला। उसके आगे हमने क्या पढ़ा? उसके आगे हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल। जब आप किसी देश का विकास करना चाहते हो तो उसमें सबसे जरूरी चीज ये होती है कि विकास के लिए आपको लोग चाहिए जो आपके काम को करेंगे। बिना काम के तो विकास होगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको बनाना है तो बिना आदमी के हेल्प के होगा? आपको लेबर चाहिए होगा जो उसके लिए काम करेंगे, और लेबर को अगर काम करना आएगा ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा? तो इसके लिए जरूरी था ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करना। एक ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स में या ह्यूमन कैपिटल में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? एक आदमी को अगर कोई स्किल आप सिखा देते हो, जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर मेडिकल करता है, कोई ऑफिसर बनता है, तो उसका मुख्य काम क्या है? हम उसको एक काम सिखा देते हैं, एक स्किल सिखा देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है? इकोनॉमी को बूस्टअप करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो
उस काम को करने में सक्षम होता है। यानी वो अब आदमी के रूप में कैपिटल बन चुका है, ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन गया। पहले वो एक शरीर था, अब उसके अंदर एक स्किल आ गया, तो अब हम उस स्किल का यूज करके कोई काम कर सकते हैं और उस काम को करने से इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा। तो ये भी जरूरी था कि ह्यूमन को हम ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करें। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा। चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 5 में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट तभी संभव है जब हम पूरे देश को एक साथ लेके चले। ये नहीं कि किसी एक शहर पे ज्यादा ध्यान दिया, किसी 3-4 शहर को ज्यादा डेवलप कर दिया और बाकी जो रीजन्स थे देश के वो उसी कंडीशन में रह गए। तो इसके लिए जरूरी था कि आप देश के अलग अलग जगह को, अलग अलग यानी गांव को भी आप साथ लें, और रूरल डेवलपमेंट जरूरी था। तो रूरल डेवलपमेंट में हमने एग्रीकल्चर को बेहतर किया, एग्रीकल्चर को एक मार्केट दिया ताकि वो अपने सामान को अच्छे दाम पर बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें। एग्रीकल्चर में हमने साइंटिफिक तरीके अपनाए ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। चैप्टर 6 में हमने उसके बाद पढ़ा कि हम लोग ग्रोथ तो कर रहे थे, लेकिन ग्रोथ सिर्फ देश का नहीं होना चाहिए। देश के ग्रोथ से मेरा मतलब है कि लोगों की भी कमाई होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद वो उस रोजगार से कुछ पैसे अर्न करेंगे और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो डेवलपमेंट इसी का तो नाम है। तो अगले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जाए, ग्रोथ कैसे लाया जाए, और उससे रिलेटेड जो इशू थे जब हमने ये चीज इम्प्लाई किया अपने सोसाइटी पे, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है इसके बारे में पढ़ा। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा कि क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट अब कर रहे थे, मतलब लोग को स्किलफुल बना रहे थे, रूरल एरियाज में भी डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन फिर हमने क्या देखा, इसके कारण काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। क्योंकि अब गाड़ियां ज्यादा चल रही थी, पेट्रोल डीजल ज्यादा चल रहे थे, उससे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन कर रही थी, इंडस्ट्री कार्बन उत्सर्जन कर रही थी। तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए था जिसमें कम से कम पॉल्यूशन हो। तो इसके लिए हमने इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल तैयार करने की कोशिश की, ऐसी बिजनेस मॉडल जिसमें पॉल्यूशन कम हो और डेवलपमेंट भी हम कर सके। क्योंकि अगर पॉल्यूशन होगा, डेवलपमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं? ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, आदमी के लिए। और अगर आदमी को सांस जैसे चीजों में दिक्कत होने लगेगी, वो हेल्दी रह ही नहीं पाएगा, उसका लाइफ का एक्सपेक्टेंसी ज्यादा लंबा रहेगा ही नहीं, तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा? तो इसके लिए जरूरी था कि हम लोग इन्वायरमेंट से बैलेंस बना के किसी ऐसे स्ट्रक्चर पर काम करें जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करे। तो इसके आगे हमने क्या पढ़ा? इसके आगे हमने लास्ट चैप्टर में क्या एनालाइज किया? लास्ट चैप्टर में ये एनालाइज किया कि हम अगर इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं अपना, तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा अपने आस पड़ोस से कि क्या हम उससे बेहतर कोई काम कर पा रहे हैं, और बेहतर कर पा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिकल स्थिति क्या उनसे बेहतर है या नहीं है। तो इसके लिए लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया का जीडीपी को कंपेयर किया चाइना से, पाकिस्तान से, और इंडिया के वहां के जीडीपी और प्रोस्पेक्ट, जैसे ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन का जो क्वालिटी इंडेक्स है, यानी हम लोगों के रहने का जो तरीका, ह्यूमन इंप्रूवमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसको हमने कंपेयर किया और सब देशों से, पाकिस्तान से, चाइना से, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस स्थिति में हैं, और अगर हमारे से कोई अच्छे स्थिति में है तो उसके कारण क्या क्या है, हम उनसे कुछ सीख सकें। और अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो उससे भी सीख सकें, और उससे सीखने को फायदा क्या होगा कि हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे और वो गलती करने से हम बच जाएंगे। तो ये पूरा क्लास 11th में हमने सीखा। आप मेनली अगर समराइज फॉर्म में देखोगे तो आपको एक ही बात पता चलेगा कि हमने पूरी जर्नी इकोनॉमी की पढ़ ली, कि स्वतंत्रता से पहले हमारा इकोनॉमी क्या था, और आज जो हाँ हम जिस स्थिति में खड़े हैं अभी क्या हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस है। तो इससे क्या हुआ, आपका पूरा प्रोस्पेक्ट डेवलप हो गया। आपने इकोनॉमी का एक तरह से हिस्ट्री पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया पूरा, कि हमें पता है कि 1947 से पहले, यानी जब ब्रिटिशियर यहाँ राज कर रहे थे, उस समय से अभी तक इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ी है। इससे आपका ओवरऑल इकोनॉमिकल नॉलेज डेवलप होगा।
तो ये हमने पूरे कॉन्सेप्ट को आज एक क्लास में कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, जब भी आपको रिवीजन करने का मन होगा 10 मिनट के आसपास का वीडियो आप एक बार अगर सुन लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके मन में। तो इस आज के क्लास, इस समराइज क्लास के साथ हम लोग क्लास 11 को एंड करेंगे यहाँ पे, और आगे हम लोग शूट करेंगे क्लास 12 के बारे में। मेरा एक मानना है कि मैं इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इसे एक इकोनॉमिकल कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ 11th के इकोनॉमिक्स को, 12 के इकोनॉमिक्स को, और फिर ऑनर्स के इकोनॉमिक्स को, उसके बाद मास्टर्स के इकोनॉमिक्स का पूरा क्लास का सीरीज बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट, जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, जिनका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, जिन्हें लगता है उनका करियर फाइनेंस में बनाना या शेयर बाजार में बनाना, या वो सीए कर रहे हैं, या वो किसी भी फाइनेंशियल फील्ड में है, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहां से वो काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए